Assalamu alaikum. Now this is our seventh lecture for chemical bonding. Last time हमने molecular orbital theory और उससे relevant जो छोटी छोटी definitions थी उन्हें डिस्कस किया. Now अब आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही अहम दो कॉन्सेप्ट्स पर बात करनी है. इस चैप्टर में वैसे तो चलो सभी चीज़ें केमिस्ट्री है, साइंस है, अहम है, अपनी जगह उनकी इंपॉर्टेंस है, और लेकिन इस चैप्टर की दो चीज़ें बहुत ही ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के साथ साथ आगे ख़ासतौर पर जब हम सेकेंड ईयर पढ़ते हैं तो हमें बहुत काम आते हैं. एक था वो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, और दूसरा अब ये है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का. है बहुत सिंपल और आसान सी बात, लेकिन ये कि वक्त पे याद ना आए तो फिर बुरी बात हो जाती है. सिग्मा और पाई बॉन्ड असल में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, अब आपने देखा जब हमने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग बताई थी तो उसकी टाइप्स में था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. दो एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. वही दोनों अगर 4 शेयर करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और 6 शेयर करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है. तो हमने ये कहा कि जब दो एटम्स के दरमियान पहला कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिग्मा, और अगर वही दोनों एटम आपस में बनाएं डबल बॉन्ड तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा. और अगर वही दोनों एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएं तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के दोनों बॉन्ड्स पाई होंगे. इसका मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो दरअसल उसमें से कोई भी पहला, किसी को भी कह दीजिए, तो जो पहला कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कहलाएगा सिग्मा. सिग्मा का निशान ऐसे बनाते हैं, और जो बाकी के दोनों बॉन्ड्स हैं वो दोनों पाई बॉन्ड कहलाएंगे. पाई का निशान वैसे ऐसे पाई का होता है. सो इस बुनियाद पर ये कहा गया. सवाल ये पैदा वैसा क्यों कहा है कि आपने पहले बॉन्ड का नाम अलग रख दिया और बाकी दोनों का अलग? इसका मतलब यही है कि पहले बॉन्ड की बातों में और ख़ूबियों में और बाकी दोनों बॉन्ड्स की बातों और ख़ूबियों में फ़र्क होगा, वरना हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी हम इन दोनों को अलग अलग नाम देते. तो वही सारी बात हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आखिर वो क्या मसला है जिसकी वजह से हमने ऐसा किया. तो लेट अस सी द डेफिनेशन. हम इसे कंपैरिजन के अंदाज से लिख रहे हैं और फिर एक एक पॉइंट से बात और अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती चली जाएगी. द फर्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन जो भी हमने कही, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms is called sigma bond. और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन में लिखा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms after sigma bond is called pi bond. तो पहली और सबसे आसान कॉन्सेप्ट जिससे इसकी डेफिनेशन बनाई हमने वो यही है कि पहला बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनेगा वो सिग्मा होगा, और अगर वही दोनों एटम सिग्मा बॉन्ड के बाद मज़ीद बॉन्ड बनाएं अगर तो वो पाई बॉन्ड होंगे. अब इनकी मज़ीद बातें, मज़ीद तफसीलात वो अब आपके सामने आती हैं. सो हेयर आई हैव द सेकंड पॉइंट जो ये बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हमारा मानना ये है, जब हमने आपसे कहा था थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में, कि बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से. तो उस वक्त हमने आपसे जो बात कही थी उसके मुताबिक जब दो एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, तो उससे बॉन्ड बनता है. तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो जब दो एटम जिनके बारे में आप ये समझते हैं कि वो स्फेरिकल बॉल की तरह है, लाइक दिस, ये एक दूसरे से मिलेंगे तो कितने पॉइंट्स से ये एक दूसरे को टच करेंगे? नज़र आ रहा है? आप इमेजिन कीजिए दो बॉल्स आपके हाथ में और आप उन्हें टच करें. देयर इज़ ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बॉलें एक दूसरे से सिर्फ एक जगह से टच करेंगी. ऐसा नहीं हो सकता आप करके देखने की कोशिश कर लें कि बॉल यहाँ से भी टच कर रही हो और ये दोनों पॉइंट भी आपस में टच कर रहे हो. ये कैसे हो सकता है? आप बॉल को रोल करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे से टच करें तो ये अलग हो जाएंगे.
So there is only one point of contact when two spherical things try to overlap over one another. इसका मतलब है कि अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से केमिकल बॉन्ड बनता है तो जेन्युइनली सिर्फ एक ऑर्बिटल एट ए टाइम दो एटम्स का आपस में ओवरलैप कर सकता है हेड टू हेड। अगर बॉन्ड सिर्फ लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं तो फिर ये तय हो गया कि दो एटम्स के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये कैसे बन जाते हैं, क्योंकि लॉजिकली दो एटम सिर्फ एक जगह से एक दूसरे को टच कर सकते हैं तो वो एक ही जगह से बॉन्ड बना सकते हैं। तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब है अगर बन रहे हैं तो फिर उनका मैकेनिज़्म कुछ और है, वो कोई और लॉजिक लड़ा रहे हैं। दैट्स वाई हमने कहा कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट वाले बॉन्ड से हर लिहाज से डिफरेंट है। तो जब वो डिफरेंट है तो नाम भी अलग कर दें। तो ये जो अब डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बन गए ये है सिग्मा बॉन्ड, और इसे हमने कहा हेड टू हेड। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग में बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। दो एटम आए, दोनों के एस ऑर्बिटल मिल गए तो ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगी। दोनों के पी ऑर्बिटल मिल गए तो पी पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। एक का एस और एक का पी मिल गया, एस पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। इसलिए हमने कहा कि हमारे ओवरलैपिंग तीन टाइप्स की हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। जबकि पाई बॉन्ड बनता है एटम्स की उन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो अब अगर वो एक दूसरे से पैरेलल हैं तो फिर वो किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि उनके तो टकराने का चांस ही नहीं है, वो तो एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के हेड टू हेड थोड़ी पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो हमने कहा उनकी साइड्स आपस में टच करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रफ सी ड्राइंग बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, फ़र्ज़ कर लीजिए एक एटम है, ये उसका पी एक्स ऑर्बिटल है और ये उसका पी वाई ऑर्बिटल है। याद है आपको, दोनों की शेप एक जैसे होती थी, दोनों के एक्सेस अलग होते थे। ये एक एटम है, ऐसा ही एक और एटम यहाँ है, ये उसका एक्स ऑर्बिटल है पी एक्स और ये उसका पी वाई ऑर्बिटल है। तो अब आपको नज़र आ रहा है दोनों का एक्स और एक्स एक दूसरे में ओवरलैप हो गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। और जब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया तो ये इसका वाई ऑर्बिटल है, ये इसका वाई ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो अब ये जो बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से टच करें। तो हम ये कहते हैं कि फ़िलहाल तो हमने तस्वीर इतनी चौड़ी बनाई है कि एक दूसरे से दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएँ, बिकॉज ये एक्स और एक्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करें, तो ये इनकी साइड्स एक दूसरे से टच हो सकती हैं। यानी मैं अगर ये शक्ल बनाने की कोशिश करूँ तो मैं यूँ बनाऊँगा कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक एटम है और इसके एक्स ऑर्बिटल्स, ये दूसरा एटम है, ये इसका एक्स ऑर्बिटल, इन्होंने आपस में अच्छी खासी ओवरलैपिंग कर ली। अब हम ज़रा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन ज़रा मोटा सा बना दूंगा। ये इसका मैं अगर वाई ऑर्बिटल बनाऊँ ऐसे, जैसा आपको दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है ड्राइंग की कुछ लिमिटेशंस है, तो ये आप देखें इनकी साइड्स के टच होने का चांस है, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये पाई बॉन्ड में ये है कि पहली बात दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे और फिर वो बहुत ही माइनर उनकी साइड्स हल्की सी टच होंगी। तो ये पाई बॉन्ड का हिसाब किताब बनता है। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ पी ऑर्बिटल होगा या डी और एफ होंगे। अब डी और एफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम एग्जाम्पल सिर्फ पी की देंगे। तो ये हमने लिखा पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय दी साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स, और पी पी ओवरलैपिंग है। तो अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो यही था कि आपको ये समझना है कि फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा एंड ऑल अदर बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आर पाई। और ये बेसिक और आसान सा कॉन्सेप्ट है और इस पर अब बाकी के पूरे चैप्टर पर बहुत बात होनी है। हम ये तो भी हमने रफ सी डायग्राम बनाई है, बहुत ही प्रॉपर किस्म की डायग्राम के साथ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब अभी आगे आना है। तो अब ये जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर मज़ीद, ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। ये अगर फर्स्ट करें सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाए तो आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के लिख दें। पाई बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के लिख दें। और अगर डिफरेंस आ जाए तो ये दोनों डिफरेंस भी हैं और भी डिफरेंस हैं। तो वो डिफरेंस भी आपको इसलिए याद हो कि आप चाहें तो वो लिखें। अगर ज़्यादा मार्क्स से सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है तो दूसरे ज़्यादा पॉइंट लिखें। और इसलिए भी कि वो जो पॉइंट्स हैं वो अलग से ब्लैंक्स में भी पूछ लिए जाते हैं और उन दोनों पॉइंट्स, उन अगले पॉइंट्स की सारी बातें
हम एक एक करके कुछ को फ़ौरन समझाएंगे, कुछ को आगे के टॉपिक्स में समझाएंगे। तो अभी इसमें भी ये जो मैंने आपके सामने ओवरलैपिंग की टाइप्स लिखी है, अभी तो मैंने रफ से अंदाज से समझाया है। ये जैसे ही हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड के डिफरेंस का, हम इन ओवरलैपिंग्स को एग्जाम्पल वाइज अलग अलग देखेंगे। कैसे कोई भी सिग्मा बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बनता है, कैसे कोई भी सिग्मा बॉन्ड SP ओवरलैपिंग से बनता है, और कैसे कोई भी सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से बनता है। फिर इसी तरह कैसे कोई भी पाई बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये सब की एग्जांपल्स आगे भी आनी है, फिलहाल हम सिर्फ इन्हें बता रहे हैं। तो ये और डिफरेंस आपके सामने आ गया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सिग्मा बॉन्ड हमेशा उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, ये हमारा समझिए इस चैप्टर में अब जो सबसे अहम चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रहती है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसे हमने बड़ी डिटेल में, जैसे ही ये ओवरलैपिंग वाली बात ख़त्म कर लेंगे वही बात शुरू हो जाएगी। तो अब ये हमारा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स का सबसे अहम टॉपिक है। जबकि पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो वॉट एवर दी हाइब्रिडाइजेशन इज़, ये पॉइंट हमारा बेसिकली आगे की बातों के बाद एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन हमें ये कैरेक्टरिस्टिक याद हो। फिर एक बड़ी अहम चीज़ है, जब दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स एंड हैंस कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब दो एटम आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो वो जो उनका इलेक्ट्रॉन का पेयर है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं। ये पेयर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में होता है, इसकी लोकेशन फिक्स होती है, इसलिए इसे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि जब पाई बॉन्ड बनता है तो हिसाब ये होता है कि पहली बात वो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा। तो जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के नीचे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर फैल जाएगा। इसका मतलब है उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होगी, इसलिए उन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ये जो हमने रफ सी डायग्राम आपके सामने बनाई थी, इसमें इस बात का इजहार है। जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ये एटम्स के न्यूक्लियस हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इन दोनों के बीच में है, सो ये कहलाते हैं लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बना तो आपने पहली बात ये देखी कि ये सिग्मा बॉन्ड बीच में बना हुआ है। अब एक यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है ऊपर और एक नीचे ओवरलैपिंग हो रही है पाई बॉन्ड के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे घूम रहा होता है। इसलिए पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होते, वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर और पूरे मॉलिक्यूल के नीचे फैलते हैं। इस वजह से उन्हें डीलोकलाइज्ड कहा जाता है। फिर वही बात कहूँगा, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, घबराइएगा मत। हम जब इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग इन मोर बेटर वे, ठीक है ना। अभी तो ये पहली दफ़ा आ रहा है इसलिए ऐसा लगेगा। ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद 5वीं बात लिखी कि एटम्स अगर सिग्मा बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड या एक एक्सेस है, तो ये एटम उस एक्सेस के गिर्द घूमते हैं। सो रोटेशन ऑफ एटम अराउंड बॉन्ड एक्सेस इज़ पॉसिबल इफ़ देयर इज़ ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो लेकिन अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड आ जाए तो पाई बॉन्ड एटम्स की रोटेशन को रोक देते हैं, क्योंकि एक चीज़ एक एक्सिस के गिर्द घूम सकती है, एक साथ दो एक्सिस के गिर्द या तीन एक्सिस के गिर्द नहीं घूम सकती। सो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब किसी बच्चे को लगे सर ये 5 डिफरेंसेस याद करेंगे क्या हम, तो इम्तिहान में भाई ये 2 मार्क्स का सवाल आता है, उसमें 2, 3 या 4 जितने डिफरेंस आप लिखते हैं अच्छी बात हो जाएगी, ज़्यादा लिखेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन याद इसलिए करा रहा हूँ कि इनमें से हर पॉइंट की अपनी एक अहमियत है और वो अलग से किसी शॉर्ट क्वेश्चन या ब्लैंक में पूछ लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी जो बात मैंने लिखी, कई दफ़ा हमारी फिल इन द ब्लैंक्स जब आया करते थे तो फिल इन द ब्लैंक्स पर MCQs में ये बात पूछी गई है कि डैश रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। क्या चीज़ मॉलिक्यूल की में मौजूद एटम्स की रोटेशन को रोकती है। तो अब ये पॉइंट किसी ने याद नहीं किया हुआ होगा तो रह जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड है जो जिसकी मौजूदगी से एटम्स जो है उनकी रोटेशन मॉलिक्यूल में नहीं हो पाती। आखिरी बात सीधी सी है कि सिग्मा बॉन्ड का सिंबल हमने लिखा है और ये पाई बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्गर है, और पाई बॉन्ड का सिंबल लिखा है और वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में कम स्ट्रॉन्गर है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की बातें हो गई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, रेफरेंस या डेफिनेशन जैसे भी आए हम इसे कर सकते हैं। अब हमारा वो काम है जो मैंने इसी टॉपिक में आपसे कहा, इन समझ लिया। अब इस टॉपिक में जो बातें कही हैं आगे जाके वही तफसील से बतानी है, एक ओवरलैपिंग की टाइप्स वाली और एक हाइब्रिडाइजेशन वाली। तो पहले ओवरलैपिंग की टाइप्स कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। सो अब हो गई बात टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब टाइप्स ओवरलैपिंग में हमारी पहली
एग्जाम्पल बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग, और सिग्मा बॉन्डिंग में हमारी पहली एग्जाम्पल होगी जिसमें एस एस ओवरलैपिंग है। तो अब एस एस ओवरलैपिंग में जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक हो गई बात। सो हियर वी हैव few examples of diagrammatical explanation basically of the types of overlapping। हमने आपसे कहा सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल है सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग में, जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम के एस ऑर्बिटल हैं। हमने स्फेरिकल शेप में दोनों को बनाया और आपको शो किया कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप होंगे तो दिस मस्ट बी दी ओवरलैपिंग रीजन दे हैव। ये है उनका ओवरलैपिंग रीजन। तो अब यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन हमें एकदम याद आया, हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी थोड़ी सी बता दी है, तो हमने कहा लगे हाथों थोड़ा सा अगर उनका एक्स्ट्रा आइडिया और भी हो जाए कि अब अगर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से होगा तो बात यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों एटम्स आपस में इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया और इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक शेडेड रीजन नज़र आ रहा है जो ओवरलैप है। और जैसा कि हमने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले कहते हैं मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, तो वो है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बात करें तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे ही ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिले इन्होंने नया रीजन बनाया, एक वो जो सपोर्टिंग है और एक कंबाइन रीजन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बन गया, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरह ऐसे रीजन बन गए जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग है। तो ये दोनों की हमने एक टेंटेटिव डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है कि इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल ऐसे होगी जिसमें दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई एक ही रीजन के अंदर आ जाएंगे, और अगर वो एंटी बॉन्डिंग होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला होगा, तो दोनों जिस जगह ओवरलैप होने थे उस जगह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो या एक दूसरे से रिपेल करके बॉन्डिंग ना करने के मॉड को शो कर रहे हैं। ये एसएस ओवरलैपिंग की शक्ल हो गई। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल होगा HF तो उसमें हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल होगा और फ्लोरीन का P ऑर्बिटल होगा। इन दोनों की ओवरलैपिंग से इनिशियली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये वाला हिस्सा बनेगा ओवरलैपिंग, और ये इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर हम इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेके जाएंगे तो फिर आप देख लीजिए हम करेंगे असल में ये कि जिस हिस्से पे इन्होंने ओवरलैपिंग की है उस हिस्से को एक बना देंगे ओवरलैप करके, तो एक लूप बड़ी हो जाएगी और एक लूप छोटी, तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जिस जगह इनकी ओवरलैपिंग थी ये वहाँ से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग वाली शक्ल बन जाएगी। ये सिर्फ एक तरह से आइडिया दिलाने के लिए शक्लें बनाई गई हैं जो ऐसे नहीं है कि ख़यालों में बन गई हैं। इनका हिसाब किताब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक वेव समझा, उसकी वेव इक्वेशन बनाई। जिस तरह चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में आप वेव इक्वेशंस पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, वो तो बड़ी सिंपल साइनोसाइडल वेव होती है। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का था। बहरहाल उसकी इक्वेशन बनाई और फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालकर उसके ग्राफ्स बनाए गए। उन ग्राफ्स के शेप से हमें अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में किस तरह के रीजन को ऑक्यूपाई करता है, उससे ये शेप्स बने हैं। तो ये कोई सीधा साधा और कार्टून नेटवर्क वाला प्रोग्राम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, चूँकि अब वो सारी डिस्कशन हमारे स्कोप से बहुत बियॉन्ड है, इसलिए हमने सिर्फ ये सोचा कि कम से कम एक रफ़ अंदाज़ा आपको इन शेप्स की मदद से हो जाए। तीसरी और फाइनल ओवरलैपिंग PP ओवरलैपिंग है जो F2 मॉलिक्यूल में होगी। F2 में दोनों फ्लोरीन है और दोनों में P ऑर्बिटल्स हैं। ये P ऑर्बिटल अगर सिंपली एक दूसरे में ओवरलैप होंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऐसा ओवरलैपिंग रीजन बनाएंगे, और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो ऑब्वियसली जिस रीजन से वो कंबाइन हुए हैं वो पूरा हिस्सा बड़ा हो जाएगा और बाकी दोनों साइड की लूप्स छोटी हो जाएंगी। ये टॉफ़ी शेप कहलाता है, जैसे टॉफ़ी बनती है वैसे है, और जब इनकी दरमियान एंटी बॉन्डिंग होगी तो ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो आप समझे टॉफ़ी को आधा आधा काट कर हमने ऐसे कर दिया। ये तीनों ओवरलैपिंग्स की शक्ल दिखाने के बाद हमने ये कहा कि इससे ये अंदाज़ा हुआ कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी एक दूसरे से शेयर्ड होती है वो PP ओवरलैपिंग है। इसलिए जो बॉन्ड P और P ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है सिग्मा बॉन्ड वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। जो S और P की ओवरलैपिंग से बनता है वो दूसरे नंबर पर, और रिलेटिवली सबसे कमज़ोर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इस पूरे टॉपिक की वाहिद चीज़ है जो इम्तिहान में आई है, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग समझाने के लिए ताकि सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो ये एग्ज़ाम में कभी डायग्राम बनाने को ऐसे नहीं आती, ये सिर्फ समझाने के लिए। इससे अगर कोई चीज़ इम्तिहान में पूछी गई तो ये मैंने बक्से में बंद कर दी। ये ऑर्डर पूछा गया हमसे MCQs में कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा और किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, अब पाई बॉन्ड पर आ जाते हैं। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमें याद है 2 ऑक्सीजन आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। तो यहाँ हमने उसी को बताने की कोशिश की कि ऑक्सीजन के दोनों एटम से जो पहला बॉन्ड बना है वो उनके x और px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन गया। अब उनके y ऑर्बिटल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर इस शक्ल में। अब हमने कहा जब इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाए, थोड़े करीब हुए, तो इनके y एक्सिस वाले जो py ऑर्बिटल हैं उनकी साइड्स 2 जगह से थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात पूरी हो गई। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा जहाँ से ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ एक कंबाइंड रीजन ऊपर बन गया, एक कंबाइंड रीजन नीचे बन गया। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लूप ऊपर आ गई, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल है। और अगर ये एंटी पाई बनाएंगे तो ये जहाँ से मिले हैं यानी इस जगह से यहाँ इनके दरमियान रिपल्जन होगी, तो ये इस तरह से एंटी पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों लूप्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो अगेन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम्स बनाई गई थी, और चूँकि किताब में बड़ी तफसील से डायग्राम इतनी बड़ी बना के दिखाया गया तो हमें भी बताना ज़रूरी है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे लेक्चर की सबसे अहम चीज़ है द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और वो छोटा सा हिस्सा कि आपको ये पता हो कि सिग्मा बॉन्डिंग SS ओवरलैपिंग से भी है, SP ओवरलैपिंग से भी है, PP ओवरलैपिंग से भी है। तो PP वाली सबसे इफेक्टिव है और SS वाली सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। तो अब ये पूरी चीज़ें कर लेने के बाद अब असल में हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, समझे लास्ट इफेक्टिव हिस्सा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। इम्तिहान में हर साल इस चैप्टर से जो क्वेश्चन कंपलसरी आता है उसका ताल्लुक़ है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से। हमने थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग की हेडिंग डालकर यही आपसे कहा था कि अब हम शेप्स पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के, लेकिन बात यूँ हो गई कि हमने पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, कहा ये ज़रा मुश्किल और टफ़ है, तो इससे तो सिर्फ हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे। फिर सिग्मा पाई बॉन्ड का बीच में तस्कर आ गया, वही पढ़ लिया। तो अब हम दोबारा उसी पर आएँ कि हमने 2 आपसे थ्योरीज़ का कहा था कि केमिस्ट्री में शेप्स मॉलिक्यूल समझाने के लिए 2 थ्योरीज़ हैं, उनमें से एक MOT थी और दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT थी। तो अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसमें हमारे लिए आसानी की बात यह है कि इनका कहना है कि जब 2 एटम आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने आप को बरकरार रखते हैं, और हम उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी थीम पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 2 मॉडल बनाए गए हैं, 2 अप्रोचेस, 2 मॉडल हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज से मॉलिक्यूल्स की शेप को समझाने की कोशिश की है। एक मॉडल कहलाता है हाइबर्ड ऑर्बिटल मॉडल, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एज HOM, और एक कहलाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, इसको हम एब्रीविएट करते हैं एज VSEPRM। तो अब इन दोनों मॉडल्स को हमें पढ़ना और इनसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप्स एक्सप्लेन करें। न्यूमेरिकल के अंदाज़ का हिसाब किताब, अगर हम इनके रूल्स ट्रिक्स समझ लें तो जो एग्ज़ाम्पल्स बुक में हमारे पास हैं शेप्स की, वो भी हमें आ जाएंगी। और अगर फ़र्ज़ कर लें किसी ने हमें बुक से हटकर कोई एग्ज़ाम्पल दे दी तो हमारे लिए वो भी इशू नहीं होगा। आसान बात यह है कि हमारे सिलेबस वाले ऐसा नहीं करते, हालांकि उन्हें कर लेना चाहिए कि क्योंकि अगर जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और ये दूसरा वाला मॉडल हम पढ़ते हैं उसके बाद हम हर तरह के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि किताब में जो 6-8 एग्जाम्पल्स दिए हैं वो उसके अलावा नहीं पूछते। तो अब एक तरीका ये है कि हम अगर वो अच्छी तरह समझ लेते हैं मसला हल हो गया, और अगर नहीं भी समझ लेते तो याद कर लें, तो उसके अलावा कोई और नहीं आती। तो दोनों सूरतों में हमारी बचत है। बहरहाल हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। ये वाला अहम तो है ही, लेकिन मसला ये कि जब अगर आपने HOM पढ़ लिया तो ये खुद ब खुद हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है फिर। और ये इसके नाम से भी आपको अंदाज़ा हो होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
ये है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन, जिसका कुछ नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले सिग्मा पाई बॉन्ड में भी आपसे लिया था। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन के एक कॉन्सेप्ट पर बेस करता है और हम अब चाहेंगे कि उसी हाइब्रिडाइजेशन के आइडिया को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करें और फिर उससे आगे की बात की जाए, ठीक है ना। तो अब ये समझाने के लिए कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये वो सब चीज़ें हैं जो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।